स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है फोर्स एंड मोमेंटम और आज हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में हम इन दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान रिलेशनशिप के लिए एक इक्वेशन को डिराइव करेंगे। उसके लिए लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रही है। अगर उसके ऊपर एक फोर्स F अप्लाई की जाए जो कि t टाइम तक उसके ऊपर एक्ट करे, तो इस फोर्स के एक्ट करने की वजह से उसकी वेलोसिटी जो है वो vi से बढ़कर vf हो जाएगी, जिसकी वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आएगा। तो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें जो कि है pi, तो वो हमारे पास आ जाएगा m इंटू vi। और अगर फाइनल मोमेंटम देखें जो कि फोर्स लगने के बाद बॉडी का मोमेंटम इंक्रीज़ हो गया है, तो फाइनल मोमेंटम आ जाएगा हमारे पास pf इज़ इक्वल टू mvf, यानी कि दोनों में मैस तो सेम है लेकिन इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी इनिशियल मोमेंटम में और फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी फाइनल मोमेंटम में। अब अगर हम ये देखना चाहते हैं कि इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम तक पहुंचने के लिए बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डेल्टा पी इज़ इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, यानी कि डेल्टा पी यहाँ पे शो कर रहा है चेंज इन मोमेंटम को, क्योंकि डेल्टा का जो सिंबल है वो चेंज को शो करता है, और पी एफ फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई यानी कि इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम में से अगर हम इनिशियल मोमेंटम को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। अब अगर इसी इक्वेशन में हम पी एफ और पी आई की ये दोनों वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। यहाँ पर पी एफ की जगह हमने एम वी एफ पुट कर दिया और पी आई की जगह एम वी आई पुट कर दिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो गई है। अब ये है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, यानी कि टोटल मोमेंटम में बॉडी के कितना चेंज आया है। अगर हम देखना चाहते हैं कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम कितना है, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमें बताएगा कि टाइम के लिहाज से कितनी तेज़ी से बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है। डेल्टा पी हमें बताएगी कि टोटल मोमेंटम में चेंज कितना आया, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम हमें बताएगा कि कितनी जल्दी चेंज आया है। तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के लिए हम दोनों साइड्स को टी से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है जब इसको टी से डिवाइड करेंगे वो बन जाएगी डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल टू एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। तो दोनों साइड्स को हमने टी से डिवाइड कर दिया। अगर हम इसी इक्वेशन में देखें तो हमारे पास ऊपर वाली दोनों टर्म्स में m कॉमन आ रहा है, तो अगर हम m कॉमन ले लेते हैं तो कॉमन लेके हमारे पास आ जाएगा m वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। अब इसी इक्वेशन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m को हम अलहदा कर लें और वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी जो है उसको हम अलहदा कर लें। और अगर हम इस टर्म को देखें जो कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी है, तो ये हमें पता है कि एक्सेलरेशन के बराबर होती है। तो यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की जगह हम अगर a पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये बन जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल टू m इंटू ए, यानी कि बाकी सारी टर्म्स वैसी ही हैं, सिर्फ वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी की जगह हमने a पुट कर दिया इस इक्वेशन के मुताबिक। तो हमारे पास ये इक्वेशन हासिल हो गई है। अब अगर हम यहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दोबारा से रिकॉल करें, याद करें, तो हमने वहाँ एक इक्वेशन पढ़ी थी F इज़ इक्वल टू एम ए, फोर्स इज़ इक्वल टू मैस इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमारे पास मैस इंटू एक्सेलरेशन मौजूद है। तो अगर हम इसी इक्वेशन में एम ए की जगह F पुट कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी एज इट इज़ आ गया, और एम ए की जगह हमने लगा दिया F इज़ इक्वल टू आ जाएगा डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी के, जो कि बराबर है रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी कि कितनी तेज़ी से बॉडी के मोमेंटम में चेंज आ रहा है वो बराबर है फोर्स के। तो फोर्स अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा, फोर्स कम लग रही है बॉडी के ऊपर तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम भी कम। इसी चीज़ को हम इस तरह से कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा हमारे पास। इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा रीअरेंज करें तो हमारे पास ये आती है F इज़ इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी, ये एज इट इज़ आ गया, और हमें पता है कि डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी बराबर है m डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी के, क्योंकि इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी इज़ इक्वल टू m, और वी एफ माइनस वी आई जो है वो हमें पता है कि डेल्टा वी के बराबर होता है, और ये टी एज इट इज़ आ गया, तो ये बन जाएगा एम डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में तीन क्वांटिटीज़ आ रही हैं, मैस,
चेंज इन वेलोसिटी और टाइम। तो इन तीनों क्वांटिटीज़ में अगर हम देखें तो बॉडी का मास कांस्टेंट रहता है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता, लेकिन वेलोसिटी को हम वेरी कर सकते हैं और टाइम भी हम अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं कि कितनी देर तक हमने बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करनी है। तो इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम देखें फोर्स के साथ इनका रिलेशन क्या बनेगा, तो सबसे पहले अगर वेलोसिटी का देखें तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है कि जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे हम बॉडी के ऊपर, बॉडी की वेलोसिटी में चेंज भी उतना ही ज़्यादा आएगा। या हम इसको दूसरी तरह इस तरह भी कह सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा बॉडी के वेलोसिटी में चेंज आएगा। और सेकंड क्वांटिटी का अगर हम रिलेशन देखें तो F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब है कि टाइम और फोर्स का इन्वर्स रिलेशन आ रहा है, यानी कि अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम कम लगेगा, और अगर कम फोर्स लगा रहे हैं तो मोमेंटम चेंज करने के लिए टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी ज़्यादा होगी और एक के ज़्यादा होने से दूसरी कम होगी। तो इस तरह से हम बॉडी की वेलोसिटी के चेंज में और मोमेंटम में जो हमने चेंज लेके आना है उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है उसको हम रिलेट कर सकते हैं अप्लाइड फोर्स के साथ। अभी हमने डिस्कस किया है कि F इज़ इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और यही बराबर आया है हमारे पास डेल्टा P डिवाइडेड बाई T के, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम के। तो इन दोनों रिलेशंस को, यानी कि F इज़ इक्वल टू ma और F इज़ इक्वल टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई T को देखते हुए हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट दोबारा से कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम ऑफ द बॉडी। मोमेंटम के लिहाज से हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को दोबारा से स्टेट कर सकते हैं। तो अगर हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम देखें तो वो हमारे पास स्टेटमेंट इस तरह से आएगी कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी। यही चीज़ हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ी थी। एंड दिस फोर्स विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी, यानी कि जब किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स एक्ट करेगी तो वो फोर्स उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, और ये फोर्स जो हमने अप्लाई की है ये बराबर होगी बॉडी के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बॉडी में कितनी तेज़ी से मोमेंटम की तब्दीली आ रही है। तो इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। इस तरह से हम फोर्स को और मोमेंटम को आपस में रिलेट कर सकते हैं कि फोर्स अप्लाइड इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जितनी ज़्यादा फोर्स हम किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगे उसके मोमेंटम में उतनी ही तेज़ी से तब्दीली आएगी, और जितनी कम फोर्स अप्लाई करेंगे उसके मोमेंटम चेंज होने में टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो उस टॉपिक का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, और ये टॉपिक आपको कैसा लगा ये भी मुझे नीचे इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के टॉपिक के सब पॉइंट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो उसको नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक नहीं किया तो, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। इसको अपने दोस्तों के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।